अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारी चीजें पहले तो समझ लिए कि ये चारों चीजें होती क्या है, कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती है, कहाँ पे लायबिलिटी बनती है, कहाँ एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है, कहाँ लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे आते हैं कि अगर हमको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैं बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएगा। इसी तरह अगर हमको टोटल रिसिप्ट निकालनी है तो हम सीआर प्लस आरआर कर देंगे, यानी कि कैपिटल रेवेन्यू प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल रिसिप्ट आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हमारा बजट में अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, उस कंडीशन में हम उस बजट को क्या कहेंगे? अगर हमारा जितना खर्चा है, जितनी हमारी इनकम है उतने ही खर्चे हैं, तो उसको हम बजट की पॉलिसी में क्या कहेंगे? और हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम आ रहा है, तो उस सिचुएशन को हम उस बजट में उसको किस नाम से जाना जाता है? कि जब खर्चा कम होगा और हमारे रेवेन्यू ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम उसको नाम दिए हैं सरप्लस बजट। यानी कि टीई इज ग्रेटर देन टीआर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। हमारे जितनी इनकम आ रही है उससे खर्चे कम है, तो यानी कि हमारा जो बजट है वो सरप्लस है। देखिए मैंने इसलिए यहां पे हिंदी में लिख दिया है खर्चा कम है। लेकिन जब हमारा खर्चा और रेवेन्यू दोनों बराबर है, जितना हमारा एक्सपेंडिचर है उतना ही मेरी रेवेन्यू आ रही है, तो दोनों बराबर है, पैसा भी उतना ही आया और खर्चा भी उतना ही हुआ बराबर, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस बजट। दोनों बैलेंस है, इसको बजट में हम ये कहते हैं। तीसरा, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टीआर, टीई इज लेस देन टीआर, तो ऐसे बजट में ऐसे खर्चे को हम कहते हैं डेफिसिट बजट, जिसमें खर्चा ज्यादा है, या इसको हम बजट डेफिसिट के भी नाम से जानते हैं। दोनों चीजें सेम है, हम प्यार से इसको बजट डेफिसिट भी कहते हैं, लेकिन ऐसे इसको डेफिसिट बजट कहते हैं। तो जब हमारे एक्सपेंडिचर खर्चे ज्यादा हैं और हमारी रेवेन्यू कम आ रही है, तो उसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं या बजट डेफिसिट कहते हैं। तो मेन इस चैप्टर में आपको इस बजट में डेफिसिट बजट को ही पढ़ना है, बाकी चीजें हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो पहले हम बजट डेफिसिट की बात करेंगे कि व्हाट इज बजट डेफिसिट। इट इज ए सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीप्ट। इसमें यह होता है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है, जिसको हम बीडी के नाम से आते हैं। बजट डेफिसिट का मतलब कि बीडी इज इक्वल टू, आपको पहले ही फॉर्मूला लिखा था कि टीई माइनस टीआर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा बजट डेफिसिट निकल आएगा कि हम कितने माइनस में हैं। हमारी बजट डेफिसिट कितनी है कि हमारा टोटल खर्चे से रेवेन्यू से कम खर्चा ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बीडी इज इक्वल टू टीई माइनस टीआर, जिसको हम बजट डेफिसिट कहते हैं। ये तो आप चीजें हो गई। अब बजट डेफिसिट के बाद हम बात करेंगे, देखिए इसमें भी बजट को पहले पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि एक कैपिटल है और दूसरा आपका रेवेन्यू है, दो फॉर्म में बजट आपको आ रहा। अब ऐसे समझिए इसी को, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट एक तरफ हमने कर लिया इसमें, और इधर कर दिया टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा कर रही है, यानी कि मैंने कहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज उसने खर्च किया एक्सपेंडिचर पे, बाहर से जो सामान मंगाया, जो आपके हमारे कोई मशीन मंगाया, कोई चीज मंगाया भारत की इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो 500 रुपए की चीज उसने इक्विपमेंट पे खर्च किया। ये टोटल खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो ये टोटल हमारे खर्चे कितने हो गए? 600 रुपीज। और जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारा, जैसे रिसिप्ट हमने पढ़ाया था कैपिटल रिसिप्ट में इसके पहले अभी लेक्चर में, कि इसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, कोई चीज को हमने बेच दिया, हमने अपने चीजों प्रॉपर्टी में से कुछ चीजें कहीं सेल कर दी, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से आना था। मान लीजिए वो 200 रुपया है, ठीक। इसी तरह अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां खर्च करती है? सैलरी के रूप में, जो सैलरी हमें दे रही है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, बाहर से कोई अगर उसने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट दे रही है। ये सरकार के छोटे खर्चे हैं, तो ये 250 और 50। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट दे रही है 150 रुपीज, और नॉन टैक्स के रूप में दे रही है 100। ये हमने अपने बजट का लेखा जोखा तैयार कर दिया कि ये सरकार के कैपिटल रिसिप्ट में,
कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, कैपिटल रिसिप्ट पे है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये चार चीजें मैंने हर चीज का एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर हम आपको सबको जोड़ें तो देखिए, अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ा तो टोटल खर्चे कितने आए, 600 रुपए। और अगर हमने सीआर को जोड़ा तो यानी कि 200 रुपए। डिसइन्वेस्टमेंट जो हमने सेल किया उस पर हमको 200 रुपया मिला। हमारी सैलरी यानी कि आर ई रेवेन्यू, छोटे जो खर्चे थे आपके रेवेन्यू में, तो उसमें आपके टोटल 250 सैलरी पे दिया, 50 रुपया इंटरेस्ट पे किया, यानी कि टोटल इसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हुए, 300। और टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो आया टैक्स से आया उसको 150, नॉन टैक्स से उसको आया 100 रुपया, यानी टोटल 250 रुपया। ये टोटल आपकी स्थिति हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम पूछेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं कि हम सीआर और कैपिटल एक्सपेंडिचर और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं। यही तो करते हैं कि सीई प्लस आरई, तो दोनों एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि 900। एक्सपेंडिचर एक तरफ, सॉरी हाँ, कैपिटल के और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो है एक तरफ, और टोटल रेवेन्यू जो हमारा आया कितना, पैसा आया कितना, यानी कि सीआर प्लस आरआर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 200 और प्लस 250, ये दोनों को जोड़ेंगे तो टीआर कितना आया, 450। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। अब जब हम इसका बीडी निकालेंगे यानी कि बजट डेफिसिट निकालेंगे कि हम कितने में, हम फायदे में है कि माइनस में है कि बराबर है, तभी तो डेफिसिट के बारे में आप यहां पढ़ रहे हैं। डेफिसिट का मतलब कि अगर या तो बराबर होता है यानी कि आप दोनों क्या एक बैलेंस है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर कम है और आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो सरप्लस है। लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो अभी तो बजट डेफिसिट आप पढ़ रहे हैं। तो अब आप जो इसको कैसे चेक करेंगे, 900 रुपया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रेवेन्यू हमारे 450, तो एग्जैक्ट हमें पता कैसे चलेगा। तो इसी को बजट बीडी जो कहते हैं, बजट डेफिसिट जो हम निकालेंगे, तो टीई माइनस टीआर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना आया था, 900, और हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था, 450, यानी कि टोटल हमारा खर्चा जो है 900 था और 450 आया। तो हमको यहाँ पे क्या हुआ, 450 हम माइनस में हो गए ना, यानी कि 450 रुपया मेरे पास कम है, हमारे खर्चे ज्यादा हुए हैं और रेवेन्यू आया कम है, खर्चा ज्यादा है। तो जब ये कंडीशन होगी हमारी बजट में, तो अब सरकार क्या करेगी इस पे, क्योंकि ये बजट किस चीज का पढ़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट का बजट आप पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के बजट में जब आपने देखा कि आपने टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू दोनों का जब आपने वेरा चीजें सब एक्सप्लेन किया और सारे खर्चे आपने जोड़े, तो खर्चा आपके ज्यादा है और इनकम आपकी कम है। तो उस कंडीशन में ये निकल के आया कि 450 की कमी आ रही है, यानी कि ये अमाउंट आएगा कहां से, कैसे इसको बैलेंस सरकार करेगी। तो इस चीज के लिए सरकार को ये चिंता होगी ना कि सरकार को पता चला कि 450 रुपए की कमी है, तो इसकी भरपाई ऐसा तो नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी, कुछ तो करेगी वो। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, कैसे उसको बैलेंस करेगी। तो सरकार उसके लिए क्या करेगी, बोरो करेगी। इसकी भरपाई करने के लिए वो बोरो करेगी, उधार लेगी। उधार कहां से लेगी, वो जिसको हम सीआर में पढ़े थे ना कि बोरोइंग। जब हम बोरो करेंगे बजट को, तो बोरो हम कब करेंगे, बोरो हम तब करेंगे, जैसे यहां पे हमने कहा कि इसको इक्वल लाने के लिए, इसमें अगर हम सरकार इससे 450 रुपए की कमी है तो 450 रुपया अगर वो बोरो करेगी, तब हमारा जो है जो क्या रखते हैं सीआर जो है वो 650 हो जाएगा। तो जब 650 ये हो जाएगा और 250 ये है और 600 ये है और ये है, अब दोनों बराबर हो जाएगा कि अगर दोबारा आप इसको एनालिसिस करेंगे तो 600 प्लस 300 900, और जब इसको भी जोड़ दिए 200 में 450 तो 650, और 650 प्लस 250 जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 900 आ जाएगा, यानी कि 900 इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। तब आपकी स्थिति बैलेंस हो जाएगी, तब बैलेंस। लेकिन ये कब होगा, जब 450 रुपया वो बोरो कर रही है, जब वो सरकार उधार लेगी, किससे लेगी, दादाजी से लेगी, पब्लिक से लेगी। उसकी रिकवरी कहां से करेगी, पैसा कैसे बैलेंस करेगी, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेगी, बाहर से लेगी कि हमको हमारा भाई नई चीज हो रहा है, हमारी स्थिति खराब हो रही है, तो हमको 450 रुपया हमें बोरो करना है। तो इसी जो सरकार जो बोरो कहती है, इसी को हम फिजिकल डेफिसिट के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। जो सरकार अपने उस कमी को पूरा करने के लिए, उस भरपाई को पूरा करने के लिए जो सरकार उधार पैसा लेगी, चाहे वो पब्लिक से ले, आरबीआई से ले या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले, तो उसी को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। इतनी बात समझ में आई। चलिए, कोई
कहे कैपिटल बजट, अगर कोई आपसे कहे कोई कैपिटल बजट बताओ और रिड्यूस बजट बताओ, तो ये दोनों को आप इस तरह निकालेंगे। आप खाली अगर हम केवल इसकी बात करें, इधर अगर हम केवल कह दें केवल रेवेन्यू का बताइए, हमें कैपिटल से नहीं मतलब, हमको रेवेन्यू बताइए कि हमारी क्या स्थिति हो रही है। तो रेवेन्यू में देखिए यहाँ टोटल 300 और यहाँ पे 250, यहाँ भी क्या हो रहा है, डिफरेंस आपकी क्या आ रही है 50 रुपए का, यहाँ भी उसको उस चीज की भरपाई करनी है। तो चाहे हम ओवरऑल टोटल चीजों को निकाल के बजट के दें, टोटल एक्सपेंडिचर को, और चाहे हम कैपिटल और रेवेन्यू को लेके करें, और चाहे हम अलग अलग भी करें, तो भी हमको यहाँ पे 50 रुपीज का यहाँ पे इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी 50 रुपए की भरपाई करनी पड़ रही है। तो इसी चीज को चाहे सिंगल पूरा ओवरऑल पूछे और चाहे अलग अलग पूछे, तो देखिए RE माइनस RR यानी कि 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। तो ये 50 रुपया कहां से आएगा, ये 50 रुपया भी सरकार क्या करेगी, इसको उधार लेगी, यानी ठीक ये चीज हो गया। अब इसी को उसने फॉर्मूला मैंने अभी लिखाएंगे कि FD इज इक्वल टू TE माइनस TR। अगर हमको FD निकालना है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है, तो टोटल में से TR को माइनस कर देंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। हम बोरो को उसमें जो 450 रुपया हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। तो देखिए तब भी हमारा कितना आएगा, 450 ही आएगा, यानी कि 900 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था और टोटल रेवेन्यू हमारी 450 थी। तो दोनों को माइनस करेंगे तो FD हमारा कितना आएगा, 450, क्योंकि हम 450 को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं इंक्लूडिंग बोरोइंग, जो उधार नहीं लिए। अगर हमको फिक्स्ड डेफिसिट, अब हमको फिजिकल डेफिसिट निकालना है, तो TE माइनस TR एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये देखिए 900 माइनस 450 को जैसे भी निकालेंगे 450 ही आएगा। दूसरा अगर हम FD, एक फॉर्मूला हमें ये है कि BD प्लस बोरोइंग, मतलब बैलेंस जो आपका BD है, बजट डेफिसिट जो है, और उसमें हम बोरोइंग को ऐड करते हैं। बजट डेफिसिट क्या है, जब हमारा दोनों को जब सेकंड बार एनालिसिस किए तो हमारा 900 दोनों हो गया, तो क्या हुआ, जीरो हो गया। तो हमारी BD क्या है, जीरो है, और बोरोइंग हमने कितना लिया था, 450। तो जीरो प्लस 450 कितना आएगा, 450। तो FD आपके एक फॉर्मूला से उससे भी 450 आ रहा है, और हम FD BD प्लस बोरोइंग कर रहे हैं तब भी 450 आ रहा है। और तीसरा भी देख लीजिए, जब हम फिजिकल डेफिसिट निकाल रहे हैं तो RD प्लस CE माइनस CR एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो हमारा RD कितना था, 50 था, और हमारा CE कितना, 650 प्लस CE 600 और माइनस CR, यानी कि टोटल हमारा CR कितना था, जो इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो 200। तो 50 प्लस 400, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, देखिए 450। तो देखिए तीन फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से भी आप करेंगे, बोरोइंग को नहीं फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब ही है कि बोरोइंग जो हमने उधार लिया, उसी बोरो को ही हम डेफिसिट कहते हैं, यानी कि फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अगर कभी भी एक नंबर में पूछे कि फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं, तो जो भी बोरोइंग है, जो उधार लिया गया, उसी को फिजिकल डेफिसिट करते हैं। तो देखिए FD निकाल के हम तीन फॉर्मूले से सॉल्व किए, तीनों में देखिए 450 ही आ रहा। हम TE माइनस TR किए, जिसमें हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिए, तो भी 450 आया। जब हमने दूसरा फॉर्मूला BD प्लस बोरोइंग, यानी कि बैलेंस आपका बजट डेफिसिट और प्लस बोरोइंग, जितना हमने उधार लिया था जोड़ा, तो भी हमारा 450, क्योंकि हमने जब एनालिसिस किया तो हमने 900 कब कर पाए, कि जब हम किस उधार लिए तो ही तो हम उसको बैलेंस कर पाए ना। तो इस चीज को हमारी क्या है, BD क्या है, जीरो है, बैलेंस डेफिसिट जीरो है, जिसमें हमारा बोरोइंग हमने 450 लिया, तो देखिए 450 आया। और जब हमने FD इज इक्वल टू RD प्लस CE माइनस CR एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यहां भी वही किया, 50 हमारा RD था, 600 हमारे CE है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमारा CR है, कैपिटल रेवेन्यू जो है, माइनस यानी CR जो हमने डिस इन्वेस्टमेंट की बात की थी 200। तो दोनों को जब हमने किया तो देखिए यहाँ भी 450 है। तो ओवरऑल क्या आ रहा कि जो भी हम उधार ले रहे हैं, बोरो जहां वर्ड है हर जगह, उसी को हम डेफिसिट कहते हैं, यानी कि फिजिकल डेफिसिट कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। और तीसरा इसमें एक है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, PD, तो FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार अपने लोन लेने पे जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। तो फिक्स्ड फिजिकल डेफिसिट हमारी कितनी आई थी, हमने उधार कितना लिया था, 450, और 450 में हमने इन्वेस्टमेंट पे हमने कितना खर्च किया था, 50 रुपीज। देखिए इसमें आपने यहां लिखा था स्टार्टिंग में जो फिगर बना था, ये देखिए, ये आपने इंटरेस्ट पेमेंट कितना था, 50 दिया था। तो 50 और आपका इसमें जब ऐड कर देंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा, यानी कि ये देखिए प्राइमरी डेफिसिट FD माइनस इंटरेस्ट पेमेंट,
तो 450 हमारी एफडी, यानी कि फिजिकल डेफिसिट मैंने कहा कि जो बोरा उधार लिया था कितना हमने 450 बैलेंस करने के लिए, और उसमें से हम अपने इंटरेस्ट पेमेंट जो दिया था 50 रुपीज माइनस कर दिया, तो ये प्राइमरी डेफिसिट जो है आपकी 400 रुपये आ गया। ये बात समझ में आई। अब दूसरा आता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट भी आपको जानना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट को आरडी कहते हैं। तो ये क्या था, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीव्ड। मतलब जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीव्ड कम है, तो जिसको हम कहते हैं आरई माइनस आरआर। दूसरा, ये मैंने अभी जो अब तो मैंने फिगर की तरह समझा दिया, इसी को लिखा गया है कि आरई माइनस आरआर करेंगे तो आरडी लिख लेगा। फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफडी के 3 फॉर्मूला यही देखिए, इसी चीज को मैंने लिखा है जो एक्सप्लेन किया कि एफडी इज इक्वल टू टी माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एफडी एक निकालेंगे जब हम बजट डेफिसिट में से हम बोरोइंग को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा एफडी। और तीसरा हमने कहा रेवेन्यू डेफिसिट आरडी जिसको कहते हैं प्लस सीई माइनस सीआर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जब हम उसको चेक कर देंगे तो हमारा ये टोटल फिजिकल डेफिसिट लिखा। तो फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला है टी माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, दूसरा फॉर्मूला है बजट डेफिसिट यानी कि बीडी प्लस बोरोइंग, और तीसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस सीई माइनस सीआर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये तीनों चीजें जो हैं, और फिजिकल डेफिसिट सिग्निफाइज ओनली बोरोइंग ओनली, यही चीज यहाँ पे वर्ड लिखा है। उस चीज को मैंने बाइफरकेट करके एक्सप्लेन किया, लिखेंगे आप इस तरह। फिजिकल डेफिसिट ये है, और रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा आरडी निकल आता है। ये 2 चीज क्लियर हो गई। और प्राइमरी डेफिसिट मैंने बताया कि एफडी में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, यानी कि इट इज द एक्सेस ऑफ फिजिकल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट, जो उसने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा, यानी कि एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू पीडी। अब इसी चीज को अब इसकी मेरिट की बात करेंगे कि हमारे बजट की मेरिट क्या है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बैलेंस बजट। अगर टी इज इक्वल टू टी आर ही तो करना है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं। तो इसकी मेरिट क्या है, इसके फायदे क्या है। तो पहले हम अगर मेरिट की बात करें तो सबसे पहले चीज तो कि बैलेंस्ड बजट इंश्योर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। दूसरा, ए बैलेंस्ड बजट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें क्या होगा, जो उसके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के क्या होंगे, वो बैलेंस होंगे, फालतू की चीजें नहीं होंगी। और दूसरा, अगर हम डिमेरिट की बात करें तो डिमेरिट क्या है, बैलेंस ऑफ बजट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे इसके कुछ डिमेरिट है कि उसके लिए कुछ अनाप शनाप चीजें भी होंगी जो उसको फ्रीडम ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, ए बैलेंस बजट हैम्पर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और इससे चीजों को हैम्पर भी होगा। तो ये तो इसके हो गए मेरिट, किस चीज के मेरिट और डिमेरिट हो गए, ये आपके बैलेंस बजट की। टी यू इक्वल टू टी आर होगा, तो मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बैलेंस बजट। ये तो बैलेंस बजट का मेरिट और डिमेरिट हो गया कि अगर इक्वल होगा तो क्या उसके फायदे हैं, और अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या उसके नुकसानदेह है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चूंकि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेफिसिट बजट के बारे में या बजट डेफिसिट के बारे में। तो हम इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम इस पे ही कर रहे हैं कि भारत में हम अपने बजट डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ते हैं कि टोटल खर्चा ज्यादा है। डेफिसिट बजट का मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तो जब हमारा खर्चा ज्यादा है तो इसकी मेरिट क्या है, इसकी फायदे क्या है। तो इसका सबसे पहले हम मेरिट की बात करें तो एक डेफिसिट बजट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। जब सरकार इस पे खर्चे करती है, बैलेंस को क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर खर्च करती है, तो इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और दूसरा क्या होगा कि जब सरकार खर्च करेगी तो एक डेफिसिट बजट अलाउज द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द वेलफेयर स्कीम ऑफ द पीपल। और सरकार इस पे क्या करेगी, लोगों का भला करेगी। ये स्पेशली वो जो पिछड़ा क्षेत्र है, वेलफेयर पे काम करेगी लोगों पे। तो इस बजट के सब 2 इसके मेन फायदे हैं, मेरिट्स हैं। एक तो है कि एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द, हमारी इकोनॉमिक में ग्रोथ करेगा, क्योंकि सरकार खर्च करेगी और सब करेगी तो क्या करेगी, जब बोरो करके हमारे पे तो खर्च कर रही है तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। और दूसरा, हमारा जो वेलफेयर यानी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, स्कीम लाएगी और उस पर खर्च करेगी। तो इसके 2 फायदे हैं। अब डिमेरिट भी है कि डेफिसिट बजट में रिलेट टू फाइनेंशियल, अब इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देनदारी चीजें बनेगी कि बोरो किया तो उसको चुकाना भी है।
A deficit budget encourage wasteful and unnecessary expenditure in part of the government. अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ फालतू की चीजें भी वेस्टफुल जो है, जो जरूरी नहीं है, वो भी इसमें खर्चे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए नुकसानदेह है। तो दो ही पॉइंट आपके बन रहे हैं, दो पॉइंट आपके बन रहे हैं मेरिट इनके, कि क्या उसके फायदे हैं हमारे बोरो करने से, हमारे डेफिसिट बजट डेफिसिट से, और क्या उसके नुकसानदेह है। तो फायदे हमारे हैं कि हमारे इकोनॉमिक बढ़ रही है, और दूसरा हमारा सोशल वेलफेयर हो रहा है, और नुकसानदेह क्या है कि हम इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी बन रही है, और दूसरा हो रहा है कि कुछ ऐसे अनावश्यक चीज भी हैं जो उसमें इंकरेज हो रहे हैं, उसके खर्चे हो रहे हैं, वो जो कि नुकसानदेह है। तो ये आपका टोटल गवर्नमेंट बजट की माने मैंने इस लेक्चर के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर समझाने का प्रयास किया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इसमें। तो इसको हम एक लेक्चर में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ये चीजें। तो इतनी चीजें आपको एक बार फिर से हम आपको इस चीज को रिवाइज कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से। मैंने कहा कि पहले हम फिगर से आते हैं। मैंने उधर आपको गवर्नमेंट उस फिगर के द्वारा बताया कि किसको किसको हम कहते हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो देखिए, मैंने इस चीज को चार्ट के द्वारा इसको हमने बताया कि जो हमारा बजट है, कंपोनेंट, जो गवर्नमेंट के कंपोनेंट बजट है, उसको मैंने कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के रूप में डिवाइड किया। इसको हम कैपिटल बजट को हम मोटा कहते हैं और रेवेन्यू बजट को हम छोटा कहते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया कैपिटल बजट को कि कैपिटल रिसिप्ट कितनी है और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं। इसी तरह हमने रेवेन्यू बजट की बात करेंगे तो रेवेन्यू हमारा रिसिप्ट कितना है और रेवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। तो इस फिगर के द्वारा समझिए कि जब हमारी लेवलिटी ज्यादा है, लेवलिटी जिसमें हमारी बनती है और एसेट्स हमारे रिड्यूस होते हैं, उस चीज को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये देखिए यहाँ पे मैंने टी को एल के ऊपर एरो ऊपर किया है और ए के ऊपर नीचे किया, यानी कि लेवलिटी हमारी बढ़ रही है और हमारी एसेट्स जो है रिड्यूस हो रहा है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जहां पे हमारी एसेट्स कम हो रहे हैं और लेवलिटी हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं और लेवलिटी कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट में ना लेवलिटी है ना एसेट्स हैं, यहाँ पे कोई सी जिम्मेदारी नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना, इसलिए मैंने क्रॉस किया है, ना एसेट्स कहीं पे बढ़ रहे हैं और ना ही आपके कहीं से लेवलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ऐसे चीज को हम रेवेन्यू बजट को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। जब हमने टोटल रिसिप्ट की बात करें तो टोटल रिसिप्ट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब निकालें जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल आया, खर्चे कितने हुए। तो पहले हम कैपिटल रिसिप्ट की बात किया, एक नंबर में आता है कि जिसमें ना हमारी क्रिएट हो रही है, लेवलिटी हमारी क्रिएट हो रही है और एसेट्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और ये हमारी लेवलिटी बढ़ती कैसे है, हम उधार जो लेते हैं, हम उधार लेंगे तो किसी को चुकाएंगे भी, तो उधार बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई से लिया, बोरोइंग फ्रॉम हमने पब्लिक से पैसा लिया, बोरोइंग फ्रॉम हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया, तो ये सारी चीजें हमारी लेवलिटी को क्रिएट करती है। और जब हम कोई चीज अपनी बेच देते हैं, हम कोई अपने लोन लिए हुए लोन को हम पेमेंट कर देते हैं, रिकवर कर देते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं कि हमारी एसेट्स में रिड्यूस हो रहा है। तो एक चीज में नाम दिया गया कि जितनी भी बोरोइंग है इसको हम डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट कहते हैं, और जो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रिकवरी ऑफ लोन है उसको हम नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट कहते हैं। ये दो नाम से जानते हैं, तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे क्या कहता है एसेट्स हमारा क्रिएट होता है और लेवलिटी हमारी रिड्यूस होती है। वो कैसे होती है, जब हमारा एसेट्स क्रिएट का मतलब कि सरकार जो हमारी कंस्ट्रक्शन करती है, रोड बना रही है, आपकी हॉस्पिटल बना रही है, तमाम सोशल वेलफेयर के लिए जो काम कर रही है, तो वो हमारी क्या है, वो एसेट्स को क्रिएट किया। परचेज कोई हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए बाहर से कोई सामान मंगा रही है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो वो हमारी क्या हो रही है, हमारी लेवलिटी को वो क्रिएट कर रही है, हमारी एसेट्स को क्रिएट कर रही है। और हमारी लेवलिटी को रिड्यूस कहां कर रही है, जब हमने किसी से उधार लिया, किसी कंट्री से, और उसको मैंने पेमेंट कर दिया, तो वो लेवलिटी कम हो गई, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर कहीं से हमने उधार लिया और उसको हम रीपेमेंट कर दिया, उस देश को हमने उधार दे दिया, तो हमारी वहां क्या होगी, हमारी लेवलिटी रिड्यूस हो गई। तो ऐसे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तीसरा, इसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की तो ना हमारा यहाँ लेवलिटी क्रिएट हो रही है, ना है रिड्यूस हो रही है, इसीलिए मैंने इसको दोनों को लिख के क्रॉस किया है। अब रेवेन्यू होता क्या है, टैक्स रेवेन्यू जो कहते हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक जो है
गवर्नमेंट जब पब्लिक से किसी चीज पे जब टैक्स लेती है उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। यानी टैक्स इज ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल टू द गवर्नमेंट। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि जो गवर्नमेंट है पब्लिक से जो अपने टैक्स के रूप में किसी चीज पे पैसा लेती है उसी को हम टैक्स रेवेन्यू, उससे जो पैसा आया, जो टैक्स से जो पैसा आया वही रेवेन्यू है, वही सरकार का रेवेन्यू है, तो उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू भी सरकार के पास से पब्लिक के से सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो भी दो तरीके से आता है। एक आता है डायरेक्ट टैक्स के रूप में, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो पहले अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो इसमें जो लेवलिटी जो होती है सेम पर्सन की होती है, जैसी जिसकी इनकम होती है उस हिसाब से उसको अपनी इनकम का टैक्स पे करना पड़ता है। तो लेवलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन। जैसे जिसकी अगर 0 रुपया अगर उसकी इनकम है, अगर उसकी 100 रुपया इनकम तो कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 100 रुपए से उसकी 1000 रुपया इनकम हो तो उसको टैक्स 110 रुपीज देना है। उससे अगर उसकी 10,000 इनकम हो गई, बढ़ गई, तो उसको 10,000 वाले इनकम को उसको 100 रुपए या 1000 रुपया उसको टैक्स के रूप में देना है। तो वो दोनों चीजें उसी पर्सन पे जाती है। और ऐसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, जिसमें कि हमारे इनकम के अकॉर्डिंग हमारे टैक्स का रेट बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसका टैक्स बढ़ रहा है। तो जैसे एग्जांपल में कहें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स के बारे में। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स की बात की कि इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी लायबिलिटी तो होती है, बर्डन टैक्स फॉलो, लेकिन दोनों अलग अलग पे होता है। एक जिसके पास इनकम कम है तो उस पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन जो रिच पर्सन है उस पे बर्डन सेम पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई टैक्स, अगर किसी सॉल्ट पे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स 10 रुपए का सॉल्ट है और उसमें 1 रुपया उसने टैक्स लगाया, तो 11 रुपया उसकी मार्केट प्राइस जो हुई 11 रुपए हुई, तो 11 रुपया वो गरीब आदमी भी दे रहा है और 11 रुपया धीरू भाई अंबानी भी दे रहा है। तो दोनों, तो धीरू भाई अंबानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब है उसके लिए टैक्स बढ़ने से उसको फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन। दोनों के अलग अलग लोगों पे इस पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट रूप में, जिसको हम रेग्रेसिव कहते हैं, पहले इनकम के आधार पे जो हो रहा है उसको हम प्रोग्रेसिव कहेंगे, और जो हमारे इस तरह के टैक्स बढ़ने से इनडायरेक्ट रूप में जो हमारे दोनों को अलग अलग फर्क पड़ रहा है उसको हम रेग्रेसिव कहेंगे। द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस इन द इंक्रीज इनकम। अब एग्जांपल में एंटरटेनमेंट टैक्स, अब चाहे वो गरीब आदमी पिक्चर देखने जाए और चाहे अमीर देखने जाए, तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स रखा है तो दोनों को तो सेम पे करना है, लेकिन अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 500 की जगह वो 1000 हो जाए, लेकिन गरीब के लिए टैक्स बढ़ने से उसको फर्क पड़ता है। तो ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सेल्स टैक्स है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी जो आप देते हैं, तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीएसटी देनी है तो सबको सेम देना है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ये अलग अलग पर्सन पे, दोनों की स्थितियों पे फर्क पड़ता है। अमीर को कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन गरीब को दिक्कत है। एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट टैक्स, सिन टैक्स हुआ। सिन टैक्स मैंने कहा कि जैसे सिगरेट पे और अल्कोहल पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको हम सिन टैक्स कहते हैं। दूसरा एक टैक्स होता है रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, जैसे सरकार जो लोन पे इंटरेस्ट लेती है, लोन जो उसने दिया उस पर इंटरेस्ट ले रही है, वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। प्रॉफिट उसको पब्लिक इंटरप्राइजेस से मिल रहा है तो वो नॉन रेवेन्यू आपकी रिसिप्ट्स है। डिविडेंड रिसिप्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई चीज अगर इन्वेस्ट की है उस पर डिविडेंड के रूप में उसको पेमेंट मिल रहा है तो वो उसकी चीजें हैं। कोई भी आपने फाइन मनी दिया, पासपोर्ट साइज फीस दिया, कोर्ट फीस दी, लाइसेंस फीस दिया, ट्यूशन फीस दिया गवर्नमेंट स्कूल का, तो ये सब इसके आपके नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट के कलेक्शन है। और एक आता है सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है नॉन टैक्स के रूप में, वो है एस्चीट, जिसको ESCHEAT बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट बाय द पीपल विदाउट लीगल हायर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो गई, उसकी कोई लीगल, उसको लीगल दावेदार उसका कोई नहीं है, कोई इसको हायर करने वाला नहीं, ना उसके कोई बच्चे थे, ना कोई इसके रिश्तेदार हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकार की हो जाती है उसको हम एस्चीट कहते हैं। तो ये भी सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू कहे जाएंगे। स्पेशल असेसमेंट, जो पेमेंट, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी प्रॉपर्टी के आगे से गवर्नमेंट, क्योंकि अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, और उसने उसके घर के बगल से 4 लेन सड़क पास हो गई, या कोई ऐसा कोई बड़ा मॉल बना लिया जिसकी वजह से उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो जब व्यक्ति की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो सरकार उसके पास जाएगी और कहेगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आपके वजह से नहीं बढ़ी है, हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, हमने डेवलपमेंट किया, इसलिए आपकी वैल्यू बढ़ गई, इसलिए आप इस पे एक लमसम अमाउंट हमें पे करेंगे। तो सरकार उसमें कहता है कि इट इज पेड इन कैश लमसम
ऑफ प्रॉपर्टी ऑनर फॉर इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो उसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई कि सरकार ने अपनी चीज को, उस एरिया को डेवलप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया, जो खर्चे किया, जिसके वजह से थर्ड पर्सन उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसमें एक लमसम अमाउंट जो सरकार को जमा होती है उसको भी हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब सरकार के रेवेन्यू खर्चे क्या है, तो जो छोटे खर्चे हैं तो सरकार अपने खर्चे भी करती है, तो यहां भी क्या होगा, इसको कहेंगे कि दोस एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर, यहां भी क्या करेगा, ना वो किसकी क्रिएट कर रहा है एसेट्स को और ना ही वो रिड्यूस कर रहा है लायबिलिटी को। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो सरकार के पास जो पेमेंट आ रही है इंटरेस्ट के रूप में, अगर किसी को उन्होंने लोन दिया तो इंटरेस्ट आ रहा, तो क्या उसकी वो एक्सपेंडिचर है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, सरकार के खर्चे हो रहे हैं, सब्सिडी सरकार किसी को दे रही है तो सरकार के खर्चे हो रहे हैं, सैलरी दे रही है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो सरकार के खर्चे हैं, सरकार अपने डिफेंस पे खर्चे कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर रही है तो सरकार के खर्चे। तो ये छोटे खर्चे हैं जिसको हम टोटल, मतलब इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। भाई उसी पैसे से जो उसके पास रेवेन्यू आया उसी से तो खर्चे कर रही है, अगर कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रही है सरकार, तो ये सरकार का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं। सरकार अगर हमको सब्सिडी दे रही है तो उसके खर्च हो रहे हैं, सरकार हमको सैलरी दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो वो खर्चे हैं, डिफेंस पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्च कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ये सारी एक्सपेंडिचर जो है सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि T इज इक्वल टू C प्लस RE और टोटल रिसिप्ट TR CR प्लस RR, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बजट, सरकार ने कहा कि बजट को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे कि अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, यदि हमारे एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज्यादा है तो हम बजट में इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे, अगर हमारा जितना खर्चा है उतना ही रेवेन्यू है तो क्या कहेंगे, और हमारा अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू कम है तो क्या कहेंगे। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि पहला चीज तो अगर हमारी एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे, यानी खर्चा कम है और पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे सरप्लस बजट, और हमारा जितना खर्चा है उतना ही रेवेन्यू है तो इसको कहेंगे बैलेंस बजट, इसको बैलेंस बजट के नाम से जानेंगे। और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, यानी कि TE इज ग्रेटर देन TR, तो इसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं, इसको डेफिसिट बजट भी कहते हैं और इसको हम बजट डेफिसिट भी कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी, तो जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में जनरली हमको डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ना है, जो हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारी रेवेन्यू कम है। तो बजट डेफिसिट पहले तो किसको कहेंगे, जिसको हम शॉर्टकट में BD कहते हैं। ये सिचुएशन यहाँ ये होता है कि एक्सपेंडिचर जो है एक्सीड कर रहा है हमारी टोटल रिसिप्ट से, हमारा पैसा कम आ रहा है और खर्चे हमारे ज्यादा हैं, तो इसको हम बजट डेफिसिट के नाम से इकोनॉमिक्स में जानते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। अब इस चीज को आप पहले समझिए कि BD है क्या, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से TR निकालेंगे, यानी TE माइनस TR, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा बैलेंस डेफिसिट निकल आएगा। ये चीज आपको समझ में। अब बैलेंस डेफिसिट को हम यहां पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस डेफिसिट में इसको हम इस तरह से करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं एक कि बैलेंस डेफिसिट को पहले आप समझिए कि एक तो हमने पढ़ा कैपिटल और दूसरा पढ़ा हमने रेवेन्यू। कैपिटल में हमारे क्या खर्चे हैं और कितनी हमारी रेवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब हमारे कैपिटल रेवेन्यू क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर CE और कैपिटल रेवेन्यू CR। रेवेन्यू अगर हम रेवेन्यू में बांटेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये इसको कैटेगराइज किया। अब इसको हम एक खर्चा आपको दिखा रहे हैं कि टोटल हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं और कैसे हमारी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे और कैसे हम इसको सही लाएंगे। तो मान लीजिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने क्या कहा था, जो सरकार खर्च करती है रोड बनाने में, इक्विपमेंट जो खरीद रही है अदर कंट्री से, तो ये दोनों खर्चे हैं। तो मान लीजिए रोड बनाने में सरकार के खर्चे आए 100 रुपए और इक्विपमेंट जो खरीदा उसने किया 500 रुपया। CR हमारा ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल हमारी रिसिप्ट जो है, हमने कोई चीज बेच दी तो पैसा मेरे पास आया रिसिप्ट के रूप में, कैपिटल ही तो बेचा, अपनी प्रॉपर्टी तो बेची। गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो चीजें सामान जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको सेल कर दिया, जो उससे पैसा आया वो रिसिप्ट के रूप में आया, वो कैपिटल के फॉर्म के रूप में आया, तो उसने डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से वहां हमने आपको बताया, तो ये 200 रुपया, ठीक, एक मान लीजिए एज्यूम करके हम बता रहे हैं, ठीक। और रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो छोटे खर्चे हैं, तो सरकार के खर्चे क्या हैं, सैलरी के रूप में दे रही है जो हमें 250 रुपए दिया,
इंटरेस्ट कोई हमने अगर लोन लिया है, सरकार ने बाहर से कंट्री से कोई लोन लिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये इसके खर्चे हैं, यानी कि 50 रुपीज उसके मान लीजिए इंटरेस्ट पे कर रहा, तो ये टोटल इसके ये हो गए। और सरकार के पास रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, जो पैसे आ रहे हैं टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स के रूप में, तो 150 रुपीज मान लीजिए टैक्स में आ गया और नॉन टैक्स में उसके 100 रुपीज आ गए। ये टोटल हम आपको फिगर दिखा रहे हैं कि हमारा बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीव, ये हेड में हमारे इतने खर्चे हैं। अब अगर हम, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूला क्या है टोटल एक्सपेंडिचर का, यानी कि सीई प्लस आरई दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि इस सबको जोड़ दें तो 100 और 500 600, ये हमारा क्या हुआ, सीई हुआ। और हमारा आरई की बात करेंगे तो हमारा 250 और 50 यानी कि 300, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हुए, 900 हुए। टीई इज इक्वल टू 900। और हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ, चाहे कैपिटल के फॉर्म के रूप में और चाहे रेवेन्यू के फॉर्म के रूप में, तो जो रिसिप्ट्स आया वो आया 200 और प्लस यहाँ पे आपके आरआर के रूप में आया 250। तो 250 और 200 कितने हो गए, 450। यानी कि टोटल आपकी टोटल एक्सपेंडिचर 900 है और रेवेन्यू आपके पास आ रहा है या 450। तो स्थिति क्या है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी रेवेन्यू कम है, खर्चे मेरे ज्यादा हो रहे हैं और हमारा टीई इज इक्वल टू टी इज ग्रेटर देन टी आर, यानी कि खर्चे ज्यादा हैं और जो इनकम हो रही है, रेवेन्यू आ रही है, वो कम आ रही है। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए सरकार क्या करेगी, इस चीज को, अब क्योंकि टीई इज इक्वल टू टी आर करना है, तो इसको करने के लिए अगर हम रिवाइज करेंगे तो सरकार क्या करेगी, इस 450 रुपए का रिकवरी कैसे करेगी। तो सरकार इसको रिकवरी करने के लिए, क्योंकि सरकार को ये पता चला कि 450 रुपए की कमी है हमारे, यानी कि एक्सपेंडिचर मेरे ज्यादा है और हमारा रेवेन्यू कम है, तो सरकार के पास हाथ पे हाथ धर के बैठेगी नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, बजट डेफिसिट पढ़ रहे हैं, तो ये 450 की स्थिति आपकी हो गई कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो इसको कवर करने के लिए सरकार, इस भरपाई करने, पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, बोरो करेगी। और बोरो किससे करेगी, उधार किससे लेगी, वो आरबीआई से लेगी, वो उधार पब्लिक से लेगी, या जरूरत पड़ी तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड बैंक से लेगी। तो ये जो भरपाई जो करेगी 450 रुपए का, जब दोबारा हम एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा कि 450 रुपीज हम डिस इन्वेस्टमेंट में अगर ऐड कर देंगे, यानी कि 200, ये हमारा सी, यहाँ क्या कहते हैं, सी आर, जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसमें हम बोरो किए 450 रुपया, हम दादाजी से लिए, आरबीआई से लिए, या पब्लिक से लिए, या हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक से लिए। तो ये जब हमने ऐड कर लिया तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 650। अब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि 600 और प्लस यहाँ पे 300, 900 और 650 प्लस 250, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को ऐड कर दिए तो आपका क्या हुआ, टीई इज इक्वल टू टी आर आ गया, यानी कि 900 ये है और 900 ये, तब हमारी स्थिति बैलेंस हुई। अब इस स्थिति को करने के लिए, ये तो बैलेंस की बात हुई, अब इसको जब हम निकालेंगे, जो मैं आगे उसमें किया था, फिर निकालने के लिए हम, ये तो समझ में आ गया। अब हमको इसको हम जैसे एफडी निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट हम 3 तरह से निकालते हैं। फिस्कल डेफिसिट हम निकालेंगे टीई माइनस टी आर, यानी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो हमने उधार लिया था उसको हम नहीं जोड़ेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो फिक्स्ड डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर हमारे 900 थे, उसमें से हमने 450 हमने, क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू जो आया 450, तो दोनों को माइनस किए तो हमारा क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट निकल के आ गया कि 450 की कमी है। दूसरा फॉर्मूला से अगर हम इसको निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट का है कि बीडी प्लस बोरोइंग, यानी कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग। तो बजट डेफिसिट जब हमने दोबारा एनालिसिस किया तो हमने क्या किया, दोनों को बैलेंस किया, 450 ला के उसको किया, तो हमारी जो बैलेंस डेफिसिट है वो 0 हो गई। अब और दूसरा हमने उधार कितना लिया था, 450, तो देखिए इससे भी क्या हुआ, 0 प्लस 450, यानी कि 450 आपका फिजिकल डेफिसिट निकल आएगा दूसरे फॉर्मूले से। तीसरे फॉर्मूले से भी निकाल रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है आरडी प्लस सीई माइनस सीआर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो आरडी हमारा कितना था, रेवेन्यू डेफिसिट कितना, जो सैलरी के रूप में दे रहे थे वो 50 इंटरेस्ट के रूप में, और कैपिटल क्या एक्सपेंडिचर मेरा 600 था, और सीआर हमारा कितना था 200, जो इन्वेस्टमेंट था, जो हमने प्रॉपर्टी को बेच दिए। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए इसमें भी क्या आ रहा 450। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह की चीजों को
सवाल पूछा जाएगा एक नंबर, ऐसे चीजों को समझने के लिए है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि आपको इस तरह से फॉर्मूला से आपको फिजिकल डेफिसिट के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए तीनों फॉर्मूला से निकालने पे हर जगह कमी कितने की पड़ रही है, 450 की, यानी कि 450 की कमी है जिसको सरकार जो है बोरिंग करती है, बोरो करके इस चीज को बैलेंस करती है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को आगे मैंने इसे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फॉर्मूला देखिए मैंने कहा एफडी के 3 फॉर्मूला है, टीई माइनस टीआर, एफडी बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग, एफडी रेवेन्यू डेफिसिट प्लस सीई माइनस सीआर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये और फिजिकल डेफिसिट हमको हमेशा फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं, जो पैसा उधार लिया जाता है। बोरोइंग मनी जो है वही फिजिकल डेफिसिट होता है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जब हम एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट जो पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है उस चीज को माइनस कर देंगे तो हमारा पीडी निकल आएगा। और इसकी मेरिट मैंने बताया कि टीई इज इक्वल टू टीआर का क्या मेरिट है कि फाइनेंशियली हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा, फालतू की चीजें नहीं होगी, बैलेंस बना रहेगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के खर्च नहीं होंगे। और डीमेरिट क्या है कि ए बैलेंस्ड बजट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें तो स्वतंत्रता पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी गवर्नमेंट के द्वारा तो दिक्कत होगी। और दूसरा कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द, मतलब वो बजट की जो प्रोसेस है वो इकोनॉमी की हैम्पर होगी। ये इसके डीमेरिट्स हैं। और अगर हम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के पूछे जाते हैं कि मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेफिसिट बजट। ये तो आप क्या होगा कि ये जो मैंने पहला बताया मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ, ये बैलेंस बजट की बात हुई कि जब टीई इज इक्वल टू टीआर है तब उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानदेह है। अब यहाँ पे चूंकि हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं बजट डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो बजट डेफिसिट अगर ऐसा होगा जब वो 450 रुपया बोरो कर रही है तो उसकी मेरिट यही है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो लोगों का भला हुआ, कंट्री ग्रोथ करेगी, तो एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और दूसरा क्या होगा कि सोशल वेलफेयर यानी कि समाज का विकास होगा। अलाउ द गवर्नमेंट टू फोकस, गवर्नमेंट स्पेशली फोकस किस पे करेगी, वेलफेयर पे करेगी। वेलफेयर स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम लाएगी ताकि लोगों का विकास हो सके। तो ये 2 इसकी मेरिट है। और डीमेरिट क्या है, डीमेरिट जनरली हमारी क्या है कि फाइनेंशियल में हमारा इनस्टेबिलिटी होगा, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होगा। तो डेफिसिट बजट में लीड टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, वह स्टेबिलिटी की दिक्कत होगी। और दूसरा कि हमारे कुछ ऐसी चीजें भी उसमें ग्रो कर जाएगी जिसकी जरूरत नहीं है, तो जिसको कहते हैं इस बजट डेफिसिट में कि वेस्टफुल एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ए पार्ट ऑफ, कुछ ऐसे वेस्टफुल चीजें भी जो उसमें बन जाएगी जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये इसकी डेमेरिट होगी। तो ये आपका चैप्टर बजट से रिलेटेड सारी चीजें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।